हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में जो कि एनसीईआरटी का है, क्लास 11 का, इसमें हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जिसमें महासागरीय जल संचलन के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले हमने महासागरीय जल के बारे में पढ़ा था, आज उनके संचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है ये अब तक आप जान गए होंगे। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप चाहे प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें यूपीएससी के लिए। और खासकर ये वीडियो यूपीएससी के लिए है, और बेसिक नॉलेज अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं सबके लिए, और सिर्फ सब एग्जाम के लिए है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसको एक बार सुनिए, दो चार बार सुनिए, इसे पढ़िए, और उसके बाद खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए। जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे खुद से नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के नोट्स कॉपी कर लो, क्योंकि कोई वही कॉपी करेगा जो उसको याद रहेगा, या फिर जो उसको इजीली लगेगा, नहीं लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। बाकी इजीली चीज़ जो उसको लगेगा वो नहीं दिखेगा। तो अगर आप नोट्स बनाओगे, आपको के लिए क्या आपको याद है क्या नहीं है, तो रिवीजन के बेसिस पे आप अपने नोट्स शॉर्ट में अच्छे से बना सकते हैं अगर आप पढ़ लेते हैं 2-3 बार। तो चलिए इस वीडियोस को आप 2-3 बार ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैंने टेस्ट भी करवा रखे हैं आरओ के यूपीएससी के। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जाइए देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं तापमान, खारापन, घनत्व है तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु है। अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहर क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्र में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार उठते एवं नीचे गिरते हैं। अधःस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अपप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के कारण प्रसार होते हैं। तरंगे तरंगे जो है वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं है, जो कि महासागरों महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जलकर छोटे छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। और वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिनमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती हैं। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक तरंग महासागरीय तट पर अ, पहुंचती है तो इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है, तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं तथा वायु में ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तो अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में उत्पन्न होती हैं। जल 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है। तब छोटी-छोटी उर्मिकाएँ मतलब रिपल्स बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ इनकी आकार बढ़ती जाती है, जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं। तट के पास पहुँचने तथा टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बननी होती है, और कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थलों पर होती है, मतलब सारी स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। ये दाहिनी ओर प्रगामी तरंग है, शीर्ष पतन तरंग है, और इस शीर्ष पतन यहाँ पर है और द्रोणी उभार नीचे की तरफ से उभार है। तो तरंग गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है।
गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है। उन तरंगें नई स्थिति में गति करती हैं। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। तरंगों की विशेषताएं क्या है? तरंग शिखर एवं गर्त बनाती है, मतलब वेव एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई, तो वेव हाइट, यह एक तरंग के गर्त के अधः स्तर से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम एम्पलीट्यूड, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल, वेव पीरियड, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों एवं गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग दैर्ध्य क्या है? ये दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति क्या? वेव स्पीड, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति क्या है? यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ज्वार भाटा, चंद्रमा में सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियत कालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों, मतलब वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहिर्मी, मतलब सर्ज कहा जाता है। मोहर्मी जो होता है ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती है। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है, तथा दूसरा कारण अपकेंद्री बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्री बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण पर बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा की अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्री बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें ज्वारीय उभार पैदा होता है। तो ये चित्र है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, ज्वारीय उभार है, और ये ज्वारीय उभार पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की देख सकते हैं। ठीक है। कनाडा में फंडी खाड़ी में के ज्वार भाटा, विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि यहाँ दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तथा एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलने एवं हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचते, तो जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं, तब आप पाएंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों से गुजरता है, तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं की उनकी बारंबारता एक दिन में 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, टाइप्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल
यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। दैनिक ज्वार तो डाययूनल टाइड तो इनमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं केवल एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार मिक्स्ड टाइड ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है इसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा उच्च ज्वार की ऊंचाई से भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है और इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ये ऐसा महीनों में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार भाटा नीपटाइड्स समांतर बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम असामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है अपसौर। जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तो अपसौर होता है। प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होता है तो अपसौर होता है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जल स्तर गिरता है ज्वार भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का बहाव महत्व तो चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों की पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह संचालकों या मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नद मुख के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिका होती है, जो कि नौकाओं एवं जहाजों के पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने से भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धारा महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। वह है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं, पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना और वायु है, गुरुत्वाकर्षण है और कोरियोलिस बल है। सौर ऊर्जा गर्म होकर जल फैलाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण जल बल जल की गति को प्रभावित करती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बढ़ता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करती है और अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल ऊपर की ओर उठते हैं।
ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाते हैं और ठंडे जल का स्थान लेते हैं। तो ये है महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। तो ये है देख सकते हैं लेब्राडोर धारा और अटलांटिक, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये शीत धारा है जो डॉटेड डॉटेड गई है और जो सीधी लाइन में गई है एरो की तरह वो है गर्म धाराएं। तो ये लेब्राडोर ठंडी जल धारा है। और ये जो देख सकते हैं पश्चिमी पवनी, ये भी ठंडी जलधारा है, बोल्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसेयो कोरोशियो और ये सब, जैसे ये दक्षिण विसुती धारा सब गर्म धारा है। अगुलहास की धारा ये भी गर्म है। और ये जो ये सब देख सकते हैं कौन कौन क्या धारा है, इसको याद कर लीजिए, पूछता है। ये कनारी की धारा ठंडी जलधारा और लब्राडोर ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, ओयो शियो ठंडी जलधारा। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा, महासागरीय जलधारा का जल का 10% भाग ऊपरी सतह ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। यह जलधाराएं महासागर में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, ठंडी जल धाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्धों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। महासागरीय धाराएं। तो प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियालिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिण गोलार्धों में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होती है। महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसूनी पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियालिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराओं में वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों में उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण एवं कटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती है? चित्र के कुछ उदाहरण हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। उनके औसत तापमान की अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिनके कारण वहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है।
ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में चक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ऊपर नीचे बताइएगा। और वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, पृथ्वी तक चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? और भू अपसौर की स्थिति कब होती है? और निम्न प्रश्नों के लगभग 30 शब्दों में उत्तर दीजिए और सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।